नाउ सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करीबन 4 मार्क का आएगा। ये क्वेश्चन 8 मार्क के लिए कभी नहीं पूछेंगे। सो इसका रिलेवेंस तुम एज्यूम करो अराउंड 4 मार्क्स का है। इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या कभी कभार क्वेश्चन में आएगा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बोलो, या कभी कभार आएगा सिग्निफिकेंस, बट बेसिक लेवल पे आंसर सेम रहेगा। तुम देखोगे तो ये पूछा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो इसका रिलेवेंस तुमको समझ में आ रहा होगा, काफी है, ठीक है ना। सो तुम्हारे सामने हम प्रेजेंट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने इलास्टिसिटी समझ लिया है कि जो क्वांटिटी का डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है, जो क्वांटिटी जितना चेंज होता है प्राइस के चेंज होने से, उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। नाउ इलास्टिसिटी का एक सिंपल सा एग्जांपल, एज अ स्टूडेंट तुम्हारा पॉकेट मनी 1000 रुपया है, तुम लोग फ्रेंड्स लोग पार्टी करने सिटी सेंटर गए और गेमिंग जोन में गए, लेकिन जब तुमने 100-200 का गेम खेला तो बाद में रुक जाओगे, क्योंकि तुम तुम्हारा स्पेंडिंग इन इलास्टिक है, तुम ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, पूरा महीना 1000 रुपए में चलाना है। सो 100-200 के बाद तुम मजबूरी में रुकोगे ही, बिकॉज यदि पूरा स्पेंड कर दिया, पेरेंट फादर ने बोल दिया 1 रुपया ऊपर का नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार से मतलब तुमने जैसे कंसिडर किया, वैसे अलग अलग संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन, काफी लोगों को ये इलास्टिसिटी असर करता है। ठीक है, हम एक एक करके इसको स्टडी करेंगे। एक सेकंड होल्ड करना। तो अभी शुरू करते हैं मोनोपोलिस्ट। जब हम मार्केट चैप्टर में आएंगे उस समय में मोनोपोलिस्ट का डिटेल्स में बताऊंगा। अभी शॉर्ट में समझ लो, मोनोपोलिस्ट मतलब सिंगल सेलर एंड मेनी बायर्स। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज का इंडिया में मोनोपोली है, ठीक है ना। कोई दूसरा ट्रेन सर्विसेज नहीं है इंडिया में प्राइवेट का, सब गवर्नमेंट ओन करता है 100%। सो मोनोपोलिस्ट ये बेनिफिट इलास्टिसिटी का कैसे लेगा? लेट अस टेक वन एग्जांपल। यदि जो अमेरिका में एक तुमने सुना है ना, कोविड का जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन इंडिया में बोलते हैं, सुना है तुमने? तुमने सुना है कोवैक्सीन या कोविड का जो वैक्सीन इंडिया में दो है, राइट? यस सर। लेकिन अमेरिका में एक ही है, फाइजर करके कंपनी है, तो उनका मोनोपोली है अमेरिका में। इंडिया में दो वैक्सीन है, और कल परसों इंडिया ने स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन है उसको भी अलाउ किया है। चाइनीज वैक्सीन को अपना कभी अलाउड नहीं करेंगे अपना देश। तो मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा अमेरिका का। अब मोनोपोलिस्ट क्या करेगा? उसको पता है कि यदि उसका प्रोडक्ट लोगों को मजबूरी में लेना ही है तो वो प्राइस बढ़ा देगा। फाइजर वैक्सीन, जो फाइजर PFIZER नाम की कंपनी है, उसके वैक्सीन सस्ते नहीं होंगे, बिकॉज लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और वो जो इंजेक्शन कल मैंने नाम बताया था ना, रेमडेसिविर, सुना है ना? रेमडेसिविर का जो है नाम सुना है? यस सर। उसका लगभग मोनोपोली है, और जहां तक मेरा नॉलेज है वो 1,500-2,000 रुपए का एक इंजेक्शन आता है, और 10 कॉम्पिटिटर आ जाएंगे तो दाम कम हो जाएगा। तो जब नासिक में सेलुलर नेटवर्क आया था मोबाइल, तो अनडिस्प्यूटेड मोनोपोली था उस समय। आइडिया जो आज का है, उस समय AT&T बोलते थे, दूसरा कोई नहीं था, नासिक में सबसे पहले आया था। और इट वाज कॉस्टिंग
आई थिंक 24 रुपया आउटगोइंग, 16 रुपया इनकमिंग पर। इनकमिंग का भी चार्जेस था, 24 रुपया मिनट था। तो तुमको समझ में आएगा, मोनोपोलिस्ट रहा तो तुम रेट ज्यादा भी रखो, जो बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा जरूरत है वो तो पे करके अपना काम करवा के लेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी एग्जांपल इंडियन रेलवेज का लो, मानते हैं रेलवेज मोनोपोली में है, लेकिन बारिश के टाइम में ट्रेन अराउंड जुलाई अगस्त ले लो, जब बच्चों का स्कूल चालू रहता है, लोगों का काम चालू रहता है, छुट्टियां नहीं रहते दिवाली और क्रिसमस और समर वेकेशंस की तरह, उस समय ट्रेन कभी कभार खाली जा सकते हैं। तो अभी इंडियन रेलवेज ने पूरा साल का सेम प्राइसिंग होता था, अभी चेंज कर दिया, अभी फ्लेक्सी प्राइसिंग कर दिया है। पीक सीजन में रेट बढ़ेगा, मई पीक सीजन रहता है रेलवेज के लिए, और दिवाली पीक सीजन रहता है, और बारिश के टाइम में रेट कम कर देंगे। सो मोनोपोलिस देखेगा कि यदि मोनोपोलिस देखेगा कि यदि उसका प्रोडक्ट का डिमांड इन इलास्टिक है, लोग जैसे फाइजर लेना ही पड़ेगा, तो रेट बढ़ा देगा, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं, खरीदना ही पड़ेगा। रेमडेसिविर ने भी रेट बढ़ाया तो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ गवर्नमेंट बढ़ाने नहीं देगा आसानी से। और इंडियन रेलवेज उसका डिमांड इलास्टिक है, जैसे कि प्राइस कम रहा तो लोग एयर ट्रेवल छोड़ के ट्रेन में जाएंगे, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत धंधों को असर हुआ है। सो इंडियन रेलवेज क्या करता है, बारिश के टाइम में डिमांड कम हो जाता है तो रेट कम कर देता है, ठीक है ना। सो मोनोपोलिस्ट डिमांड इन इलास्टिक है, जैसे दवाई लोग को झक मार के लेना है तो रेट बढ़ाएगा, लेकिन डिमांड इलास्टिक है कि रेट कम किया तो लोग ज्यादा आएंगे, तो फिर वो रेट कम कर देगा मोनोपोलिस्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर हुआ, यस और नो? पॉइंट नंबर 1 Yes, क्लियर sir. हुआ सबको? फिर Yes, sir. गवर्नमेंट, नाउ गवर्नमेंट क्या करता है, फार्मर्स से क्रॉप्स, जैसे गेहूं चावल कुछ इसेंशियल गुड्स है अपने देश में, तो वो गवर्नमेंट खरीदता है लोगों से, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, एमएसपी। जूट का कुछ 1200-1300 रुपया है, ठीक है ना। गन्ने का आई थिंक 200-250 रुपया क्विंटल होना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग रेट है। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्रीकल्चर गुड्स वो लेस होता है, क्योंकि वो थोड़ा डिमांड इन इलास्टिक होता है, ठीक है ना। क्योंकि लोगों को तो एग्रीकल्चर गुड्स की जरूरत ही है। बारिश अच्छी हुई इस बार जो अपना देश का वेधशाला बोलते हैं, जो बताता है कि बारिश कितना होगा अंदाजन, इस बार बोल रहे हैं कि जितना हर साल 100% होता है, इस साल 103% होगा, 3% ज्यादा होगा, ऐसा मानसून ब्यूरो का, जो गवर्नमेंट का, वो मानना है। और मेरा हमेशा से एक्सपीरियंस रहा है कि वो अप्रैल में हमेशा 100% के ऊपर ही बोलता है, कम बोला तो मार्केट डर जाएगा, ठीक है ना। सो अभी उसका रिएक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। सो ये लोग वेधशाला के लोग अभी हमेशा 100% बोलते हैं, भले उनको पता है 80% होना है, क्योंकि पॉलिटिकल होता है ना ये, ऐसे बोल दे कि बारिश कम होगा तो हल्ला हो जाएगा मार्केट में। तो गवर्नमेंट क्या करता है कि जब अच्छी बारिश होगी तो प्राइस ऑफ गुड्स गिरेगा, तो गवर्नमेंट क्या करता है, पहले से मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर देता है कि भाई इस प्राइस से कम कोई भी खरीद नहीं सकता। इसका मतलब जो फार्मर्स है उनको एक एश्योर्ड पेमेंट मिलता है, ठीक है ना। अब ये जो लॉ है जो गवर्नमेंट ने लाया, जिसका 2-3 महीनों से फार्मर स्ट्राइक कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जाना था, और वो मार्केट बेस्ड कर रहे थे, इसलिए फार्मर्स, एक कारण उनका ये है। और फिर गवर्नमेंट ने बोला हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हटाएंगे नहीं, ऐसे चल रहा है अभी तक, फार्मर्स का स्ट्राइक खत्म नहीं हुआ है। वो गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच लॉ और ये चल रहा है, उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो बारिश अच्छी हुई तो रेट गिरेगा, बिकॉज फसल अच्छे आएंगे, फार्मर्स को कुछ नहीं मिलता। ऐसा भी हो जाता है कि 50 पैसा 1 रुपया किलो ये सब काकड़ी वाकड़ी हो जाता है, तो लोग एकदम फ्रस्ट्रेशन में उस रास्ते में फेंक देते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर जगह पे नहीं है, जो गवर्नमेंट के गुड्स है ना, गेहूं चावल, कुछ जगह जूट ले लो, यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए क्या होता है कि
भले ही प्रोडक्शन ज्यादा हुआ हो अनाज का, लेकिन जो अब जैसे शक्कर के कंपनीज गन्ना खरीदते हैं, तो शक्कर की कंपनीज मनमानी नहीं कर सकते कि बारिश अच्छा हुआ रेट कम करो, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यदि 200 रुपए है तो शक्कर की कंपनीज 180 रुपए नहीं बोल सकते, वो 200 रुपए है तो ज्यादा में खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये फायदा होता है फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, और गवर्नमेंट को कि भाई ये दाम, और यदि मानसून अच्छा भी हुआ तो गवर्नमेंट को प्राइस अच्छा मिल जाता है 200 रुपए में, यदि जो अनाज खरीद रहे। अब जैसे प्याज ले लो, अब प्याज पहले क्या होता था, गवर्नमेंट का दखलंदाजी नहीं था, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते थे, तो सेलर लोग बदमाशी करते थे, वो स्टॉक करके रखते थे और फिर ज्यादा महंगा बेचते थे। अभी क्या करते हैं, गवर्नमेंट भी स्टॉक करके रखता है, जब अच्छा हुआ ना प्याज तो गवर्नमेंट 20 रुपए किलो में खरीदता है, बाद में रेट 70-80 हो गया ना मार्केट में, तो गवर्नमेंट रिलीज करता है, लो 35 रुपए 40 रुपए में, तो अपने आप रेट गिर जाता है। तो इस प्रकार से इलास्टिसिटी का गवर्नमेंट यूज करता है। क्या सबको लॉजिक समझ में आया, यस और नो? क्या सबको समझ में आया, यस और नो? कंफर्म करो। कंफर्म करो। Yes, sir. नेक्स्ट, टैक्सेस। नाउ मेरे को बताओ, पेट्रोल का डिमांड इलास्टिक है क्या इन इलास्टिक है? पेट्रोल का डिमांड इलास्टिक है क्या? तुम प्राइस सेंसिटिव हो क्या? तुमको कुछ भी प्राइस हो लेना तो पड़ेगा ही, मतलब इन इलास्टिक। पेट्रोल का, Inelastic. हाँ पेट्रोल का डिमांड इन इलास्टिक है। तुमको पता है 90 रुपए के पेट्रोल में 50 रुपए का टैक्स है, मतलब जब हम 90 रुपए पे करते हैं पेट्रोल का, उसका टैक्स ही 50 रुपया लगता है। तुमने सुना है कि नहीं पता नहीं, बट 50 रुपीज टैक्स है, और जीएसटी में लाएंगे तो 90 रुपीज का पेट्रोल का दाम मार्केट प्राइस हो जाएगा 70 रुपया, इसलिए गवर्नमेंट जीएसटी में ला नहीं रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को साल का 2-2.5 लाख करोड़ मिलता है पेट्रोल के टैक्स से, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को करीबन 60% जाता है, 40% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है ना। क्यों पेट्रोल पे इतना ज्यादा टैक्स है पर, मतलब 50 रुपीज? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है लोगों को पेट्रोल भराना ही भराना है, लोग हड़ताल नहीं करेंगे कि हम ज्यादा है तो नहीं खरीदेंगे, ऐसा कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया था, कैडबरी पे टैक्सेस 28% रखा था, मतलब चॉकलेट्स पे, और जब देखा कि कैडबरी ये सब कंपनीज ने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को कि बहुत ज्यादा टैक्स है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जो कैडबरी है इनइलास्टिक नहीं है, लोग प्राइस सेंसिटिव होते हैं कैडबरीज में, तुम 100, 200, 150 रुपए का कैडबरी हर रोज नहीं खरीदोगे, लेकिन पेट्रोल तुमको लगेगा ही, तो पेट्रोल का डिमांड इनइलास्टिक है, इसलिए टैक्सेस बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कैडबरी का टैक्स 28 से 18 कर दिया, सो प्राइस कम हो गए तो कैडबरी का सेल बढ़ता है, वो लॉजिक से गवर्नमेंट को टैक्स भी ज्यादा, सेल से ज्यादा मिलने का चांस रहता है। सो आई होप तुमको समझ में आया टैक्सेस कैसे लगाते हैं गवर्नमेंट। यदि गुड्स इनइलास्टिक है, लोगों को लेना ही है जैसे पेट्रोल, तो टैक्स ज्यादा रहेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है लोग के पास। लेकिन लग्जरी गुड्स, एयर कंडीशनर, ठीक है ना, कार्स, ये सब लग्जरी में आता है इंडिया में, तो वहां पे प्राइस सेंसिटिव है, तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट टैक्स कम कर सकता है, सो दैट ज्यादा गुड्स बिक के गवर्नमेंट को और भी टैक्स मिले, ठीक है ना। तो टैक्सेस का गवर्नमेंट इलास्टिसिटी के हिसाब से यूज करता है, इनइलास्टिक मतलब टैक्स ज्यादा, इलास्टिक मतलब गवर्नमेंट टैक्स कम करके ज्यादा डिमांड बढ़ा के टैक्स ज्यादा मिलवा सकता है। क्या सबको टैक्सेस समझ में आ गया, यस और नो? क्या सबको टैक्सेस क्लियर हुआ, यस और नो? कंफर्म करो। आगे बढ़ू मैं? Yes, sir. इंपॉर्टेंट है ना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लगेगा तुमको। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है टू द बिजनेसमैन। सिंपल सा लॉजिक है, मास्क जब स्टार्टिंग में था, जब N95 मास्क कितने में बिकता था स्टार्टिंग में, 150-200 रुपए का, मेरे को लगता है स्टार्ट में तो 300-400 रुपए का मास्क था। जब कोविड लास्ट ईयर मार्च में तुम मेरी मेडिकल शॉप में गए होंगे, तुम मास्क कितने का था N95 ओरिजिनल, 400 रुपीज का आता था। फिर दूसरे मास्क जब आने लगे,
तो उसका रेट गिर के 300 रुपया हो गया। फिर जैसे और बढ़ने लगे, सप्लाई बढ़ते, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा था, सप्लाई बहुत कम था। फिर जैसे सप्लाई बढ़ने लगा, 200 रुपया हो गया, 100। आज मुझे लगता है तुम्हारा N95 50 रुपए में तुमको आराम से मिल जाएगा। कितने का मिलता है? N95 मास्क कितने का आता है अभी? मुझे नहीं लगता 50-100 रुपए के ऊपर होगा आज के तारीख में। अभी रेट क्यों कम हुआ? क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन आ गया। पहले इनइलास्टिक था पिछले साल कि जितने मास्क है उतने ही है, बट डिमांड बहुत ज्यादा है। ऐसे सोचो 100 लोग मांग रहे हैं और है 5 मास्क, तो रेट तो बढ़ेगा ही। 400 रुपीज में अमीर लोग तो खरीद ही लेंगे। सो बिजनेसमैन क्या करते हैं, उनका प्रोडक्ट इनइलास्टिक है तो रेट बढ़ा देते हैं, और यदि प्रोडक्ट इलास्टिक है, ठीक है ना, अभी क्या हो रहा है कि लोग ये टाइम में ना जूते नहीं खरीदेंगे, शूज, गारमेंट्स, जो कपड़े, सेल कम हो जाता है इस टाइम में, क्योंकि लोग रोटी कपड़ा मकान देखते हैं। कपड़ा भी जो है वो है, नया नहीं लेना है। सो बिजनेसमैन के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है कि इलास्टिक करके प्राइस कम करके बेचे। तुम देखो इस साल सॉलिड डिस्काउंट चल रहा है, तुम अमेजन में देखोगे ना 50, 60, 70% तक जा रहा है, क्योंकि स्टॉक वाला बिक ही नहीं रहा है। तो क्या होगा? तो बिजनेसमैन देखते हैं इन इलास्टिक है तो रेट बढ़ा देते हैं, जैसे मोनोपोली करता है। और यदि इलास्टिक है, प्राइस सेंसिटिव है, तो रेट कम करके ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगे। क्या सबको लॉजिक समझ में है बिजनेसमैन का? क्या सबको ये समझा? कंफर्म करो। यस सर। नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ वेजेस। अब मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में होंडा, टोयोटा, मारुति, ह्यूंडई, बजाज, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसमें हड़ताल नहीं हुआ। ऑटोमोबाइल्स बोल रहा हूँ मैं। स्ट्राइक होते रहते हैं। अब ये स्ट्राइक का लॉजिक क्या है? ये पांचवा पॉइंट क्या बोलता है? अभी इंडिया में ट्रेड यूनियंस एक्ट है ऑफ 1926, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मजदूर के जो यूनियन रहते हैं, अभी यूनियन को पता है होंडा कंपनी के जो टू व्हीलर्स है वो साल में 50 लाख तो वो लोग बेच ही देते हैं आराम से, ठीक है ना। 1/3 जो सेल होता है टू व्हीलर का वो तो होंडा कंपनी का कब्जा रहता है। एक्टिवा मुझे लगता है इंडिया में नंबर 1 सेलिंग है। हीरो प्लेजर गायब ही हो गया है, कोई अभी हीरो प्लेजर दिखता ही नहीं है, कोई खरीदते ही नहीं है। टीवीएस स्कूटी, दूसरा कौन सा है जो कॉम्पिटिटर है एक्टिवा का? टीवीएस की कौन सी गाड़ी है? कोई टीवीएस स्कूटर के नाम पता है तुमको? जुपिटर। नहीं, जुपिटर कॉम्पिटिटर नहीं है स्ट्रॉन्ग उसका। कौन सा है जो तगड़ा टक्कर देता है इसको? एक्टिवा को कौन तगड़ा टक्कर देता है? हाँ, सर एक्सिस। एक्सिस सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर कौन देता है? एक्सिस देता है, ठीक है ना। तो अ, सबको पता है कि अनडिस्प्यूटेड मोनोपोली एक्टिवा का है। मानते हैं एक्टिवा 5G को टीवीएस जुपिटर और हीरो का मेस्ट्रो करके एक गाड़ी है, लेकिन सबको पता है कि एक्टिवा अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 पे 5G और ये सब। तो अभी क्या होता है, ट्रेड यूनियन वाले देखते हैं कि मोनोपोली है गाड़ियों का, एक्टिवा अनडिस्प्यूटेड टॉप पे चल रहा है, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि मोनोपोली है ना आपका, तो रेट बढ़ाओ, ज्यादा कमाओ, हमको ज्यादा मजदूरी दो। लॉजिक समझ में आया तुमको? एक्टिवा के वर्कर्स या यूनियन का क्या लॉजिक हो सकता है? लॉजिक समझ में आया तुमको? अच्छा, यदि जैसे मारुति ऑल्टो ले लो,
वो इंडिया का नंबर 1 सेलिंग कार है। वैगन आर ले लो या Hyundai i20 ले लो। अच्छा, Hyundai i20 का सेल काफी अच्छा है, बट कंपटीशन भी काफी स्ट्रांग है। स्विफ्ट ये सब टक्कर तगड़ा देते हैं उसको, अभी तो बहुत सारे आ गए। अब जो Hyundai के i20 कंपनी के वर्कर्स है, उनको पता है वो लोग मोनोपोली पोजीशन में नहीं है, लेकिन काफी अच्छे पोजीशन में है। जैसे एक्टिवा के वर्कर्स क्लियर कट मोनोपोली में है, तो वो लोग क्या बोलेंगे, दाम बढ़ाओ, ज्यादा नफा कमाओ, हमको ज्यादा मजदूरी दो। लेकिन i20 के वर्कर्स क्या बोलेंगे, सिंस कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्राइस कम करो, इसकी वजह से लोगों को सस्ता पड़ेगा, जिसकी वजह से डिमांड ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा गाड़ियां बिकेंगे, ज्यादा नफा कमाएंगे, तो हमको मजदूरी ज्यादा दो। सो फिक्सेशन ऑफ पेजेस में ये लोग देखते हैं मोनोपोली है या कैसा टाइप का प्रोडक्ट है। और महिंद्रा जैसे कंपनी में जो एग्रीमेंट होता है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, वो एग्रीमेंट 3 साल का होता है। सपोजिटली 2021 आज एग्रीमेंट हुआ, जो तय हुआ वेजेस, उसमें वर्कर्स बोलते हैं ठीक है हम दिन का 700 गाड़ी बनाएंगे, हमको 40,000 रुपया दो। दोनों पार्टी ने स्वीकार लिया, एग्रीमेंट साइन हो जाता है। अब ये एग्रीमेंट 2024 तक वैलिड होगा। इसलिए महिंद्रा कंपनी में आजकल स्ट्राइक कम होता है, क्योंकि वंस ये एग्रीमेंट हो जाता है तो दोनों पार्टी तोड़ेंगे नहीं। इनफैक्ट एक बार हुआ था ऐसे, नासिक का महिंद्रा में स्ट्राइक हुआ था। वो स्ट्राइक गलत था मेरे ख्याल से ओनर के हिसाब से, क्योंकि एग्रीमेंट को तोड़ के किया था, जहां तक मेरा न्यूज था। तो क्या हुआ था, आई थिंक आनंद महिंद्रा या कोई तो महिंद्रा का हेड कंपनी में आए थे और सब वर्कर्स को मैदान में बुलाया था। और वर्कर्स को लगा था कि झुक जाएगा मैनेजमेंट, क्योंकि स्ट्राइक कभी हर बार सही नहीं होता, कई बार गलत भी होता है। तो भाषण में क्या कहा था आनंद महिंद्रा ने, वो एक कुर्ता पहन के आया था और बटन्स थे ऊपर। उसने वर्कर्स को क्या भाषण में बोला था कि कुर्ते में ना 4-5 गोल्ड के बटन है, मैं एक बटन फेंक भी दूं ना, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो प्लांट है नासिक का, मैं बंद भी कर दूं ना, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे नॉलेज के लिए, मैं जब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करता था तो मैं महिंद्रा का पूना वाले प्लांट में गया था। बहुत जबरदस्त प्लांट है, एक इगतपुरी में प्लांट है उनका। और जैसे ही उसने बोला ना मैं बंद कर दूंगा, वर्कर्स ने बोला हम आते काम पे, पूरा स्ट्राइक खत्म हो गया। समझ में आया, क्योंकि उसको पता था इन इलास्टिक है। वर्कर्स को जो 40,000 नासिक में महिंद्रा महिंद्रा में जो नौकरी चली गई, नासिक में 10-15 हजार के ऊपर कोई नहीं देगा मजदूरी, तो वर्कर्स काम पे आ गए। मैनेजमेंट भी देखता है ना इलास्टिसिटी, तो वर्कर्स ही नहीं देखते, मैनेजमेंट भी देखते हैं। आज के तारीख में यूपी बिहार के लोग वापस चले गए, जा रहे हैं। जो यूपी और बिहार के लोग होते हैं, जो महाराष्ट्र में ले लो, कलकत्ता में ले लो, गुजरात में ले लो, सब वहीं पे, क्योंकि ये लोग शर्माते नहीं काम करने के लिए, लोग काम करते हैं। अब ये लोग गए ना, तो जो 200-250 रुपया 300 रुपया एक दिन में लोग काम करते हैं ना, तो महाराष्ट्र के लोग फिर नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि क्या हो गया, वर्कर्स कम हो गए ना, तो फिर रेट 400-450 हो जाता है, उससे कम कोई मानता नहीं है। तो फिक्सेशन ऑफ पेजेस में अगेन मोनोपोली, ये सब देखा जाता है, मोनोपोली है नहीं है, इलास्टिसिटी है नहीं है, उस हिसाब से काफी चीजें तय होते हैं। लॉजिक समझ में आया। मैनेजमेंट भी देखता है इलास्टिसिटी, वर्कर्स भी देखते हैं। आज के तारीख में होटल के जो होटल तो बंद ही है, सिर्फ पार्सल्स अलाउड है, और वही सक्सेसफुल होटल चलेगा जिसका नाम है बीजू दाबेली ले लो, ठीक है ना। 4-5 नाम है नासिक के जो चलेंगे, बाकी सब होटल ने बंद करके बैठ गए। उनको पता है पार्सल लोग एक तो डर के मारे मंगाएंगे नहीं कोविड की वजह से, तो चलेगा। और जो स्टूडेंट्स जो हॉस्टल या इसमें रहते हैं कमरे लेकर, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो लोग मंगाएंगे। तो अभी जो होटल वाले हैं, वर्कर्स को 200 रुपए के बजाय बोलेंगे ना 150 रुपए घंटा लेना पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं।
तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं तो ऐसा पेजेस पर ही पूरा दिन बोल सकते हैं अपन, जो अपन डिस्कस कर सकते हैं। जो सूरत का एक कारीगर है डिमांड का, वो लाख लाख 1.5 लाख रुपया महीने का कमाता है। अभी डिमांड इतना कोविड की वजह से डाउन हो गया कि वो 20,000 में काम कर रहा है। ऐसी हालत हो गई है सूरत में। ठीक है, बोलने के लिए बहुत है, अपन लोग डिस्कस बहुत ज्यादा कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं और नहीं बोलूंगा, बहुत देर बोल दी। छठवा, यूजेस इज इंटरनेशनल ट्रेड या यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड। अभी जो एक संस्था है जिसको हम ओपेक बोलते हैं, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है ना। ये एक संस्था है जो, ऐसा सोचो कि पेट्रोल का आउटपुट कंट्रोल करता है। इसका नाम है ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अभी क्या होता है, जब रेट बहुत बढ़ रहा है ना मार्केट में, तो हल्ला हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं ताकि रेट गिरे, क्योंकि सप्लाई बढ़ेगा तो रेट गिरेगा। और अभी जैसे मार्केट में डिमांड कम होएगा, क्योंकि पहली बार 20-25 साल में इंडिया का पेट्रोल डिमांड 8-10% से घटा है। ठीक है, तो ओपेक वाले को पता है कि मार्केट में बिक नहीं रहा है या कम डिमांड हो रहा है, तो वो लोग आउटपुट को घटा देते हैं। क्योंकि जब रेट गिरते जाता है, क्रैश होते जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में आउटपुट घटा देते हैं। ठीक है ना। इंडिया वर्ल्ड का आई थिंक थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑफ ऑयल, अमेरिका चाइना के बाद। अपने को पेट्रोल बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है ना। सो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अभी सऊदी अरेबिया ने क्या किया था, अपन सबसे ज्यादा देखा जाए तो एक समय था कि जब हम इराक से ऑयल लेते हैं, हमारा सबसे ज्यादा ऑयल इराक से आता है। और हम सऊदी अरेबिया से आई थिंक सेकंड नंबर था। सऊदी अरेबिया जिससे हम ऑयल इंपोर्ट करते थे, वो सेकंड नंबर था। अब रेट बढ़ते गया, ठीक है ना, रेट बढ़ते गया। इंडिया ने सऊदी अरेबिया, जो कि इंडिया का सेकंड मोस्ट इंपोर्ट जिससे करते हैं, इंडिया ने रिक्वेस्ट किया सऊदी अरेबिया को कि प्राइस स्थिर रखो। सऊदी अरेबिया को पता था कि इंडिया का डिमांड इन इलास्टिक है, तो उन्होंने रेट कम नहीं किया। ठीक है ना, उन्होंने रेट कम नहीं किया। और ओपेक जो ग्रुप है, उन लोगों ने भी रेट कम नहीं किया। अब इंडिया नाराज हो गया। इंडिया स्ट्रॉन्ग कंट्री है, फाइनेंशियली अपन पावरफुल देश है, मजाक नहीं है कि इतने सालों से चल रहा है, तो अपना देश फाइनेंशियली अच्छा है। तो क्या हुआ, जब सऊदी अरेबिया को लगा कि इंडिया की मजबूरी है, इंडिया ने एक झटके में उनसे ऑयल इंपोर्ट 1/3 कम कर दिया। और अमेरिका से अपन ने सडनली ऑर्डर बढ़ा दिया। सऊदी अरेबिया ग्लोब में ना इंडिया के मैप के नजदीक है, तो अपने को नजदीक पड़ता है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ता है। यहाँ से सऊदी अरेबिया 2,500-3,000 किलोमीटर होगा, जबकि अमेरिका बहुत ज्यादा होगा। पाकिस्तान के आगे तुम्हारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आता है, वहीं पे तुमको सऊदी अरेबिया सब मिल जाएंगे देश। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ता है। इराक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है ना। फिर अपन ने क्या किया, रशिया अमेरिका को ऑर्डर दे दिया बड़ा। और सऊदी अरेबिया जो अब सेकंड नंबर था हाईएस्ट अपन जिससे इंपोर्ट करते थे, वो ढकला गया 4th नंबर। अभी कैसे सऊदी अरेबिया बोलते ना, को झक मारकर रेट कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इंडिया ने जो इंपोर्ट है सऊदी अरेबिया से, मेरे पास डेटा है, 42% कम कर दिया। अब सऊदी अरेबिया को सॉलिड नुकसान हुआ इसकी वजह से। तो अभी वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि लो लो हमसे, तो अभी रेट कम करेगा तो वापस इंडिया खरीद लेगा। इंडिया के पास तो ताकत है। और अमेरिका ने नाटक किया, तो अब इंडिया के पास एक और हथियार है, रशिया। रशिया से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, बट क्वालिटी गल्फ कंट्रीज का ऑयल का ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू अमेरिका। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में
इलास्टिसिटी देखकर प्राइस तय होता है। इंडिया इराक से सबसे ज्यादा खरीदता है ऑयल। चाइना अमेरिका से खरीदता नहीं है पेट्रोल। इंडिया का और अमेरिका का रिलेशन अच्छा है तो इंडिया अमेरिका से खरीदता है। और अभी इतना अमेरिका पहले नहीं बनाता था, निकालता था जमीन से, अभी अमेरिका ने भी जमीन से निकालना शुरू कर दिया। इंडिया में राजस्थान एक आध दो जगह है, अपने को 90% पेट्रोल इंपोर्ट ही करना पड़ता है, अपने देश में वो सपोर्ट नहीं है, ठीक है ना। इंडिया ने बहुत रिक्वेस्ट किया सऊदी अरेबिया ओपेक को रेट कम करो, नहीं किया। लास्ट में इंडिया ने ऑर्डर दे दिया अमेरिका को, जिन्होंने अच्छे रेट में अपने को दिया, ठीक है ना। क्योंकि रेट बढ़ता है तो अपना फॉरेन एक्सचेंज का पैसा जाता है। तो मिडिल मिडिल ईस्ट के लोग सोच रहे थे कि मजबूरी है इंडिया की तो खरीदना पड़ेगा, तो इंडिया ने फायदा उठा लिया, अमेरिका को ऑर्डर दे दिया। अमेरिका को एक साथ अरबों रुपए का डील मिल गया। सो इंटरनेशनल ट्रेड में भी ताकत का यूज होता है। आज पाकिस्तान बोलेगा रेट कम करो, कोई सुनेगा नहीं। आज इंडिया ने कैसे अमेरिका और सऊदी अरेबिया से 42% पेट्रोल कम कर दिया लेना, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं। अभी सऊदी अरेबिया झक मार कर रेट कम करेगा और बोलेगा लो भाई सस्ते में, ऐसा। अच्छा, नेक्स्ट इज पब्लिक यूटिलिटीज। पब्लिक यूटिलिटीज मतलब क्या? जो पब्लिक के लिए सर्विस देते हो, जैसे कि इंडियन रेलवेज ले लो, फिर एमएससीबी बोर्ड ले लो इलेक्ट्रिसिटी का, एमएसआरटीसी ले लो बसेस का। अभी इंडियन रेलवेज को पता है कि उसका डिमांड इनइलास्टिक है, क्योंकि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फ्लाइट में नहीं जा सकते, महंगा पड़ता है। लेकिन यदि इंडियन जो पब्लिक यूटिलिटीज है तो उसका रेट बिकॉज सर्विस ओरिएंटेड है तो इलास्टिसिटी बेस्ड कम रहता है, वो सेवा ओरिएंटेड करता है। लेकिन तुम देखोगे ना फार्मास्यूटिकल कंपनीज, तुमको पता है कैंसर का एक इंजेक्शन, मेरे एक दोस्त है उसकी मॉम को कैंसर के इंजेक्शन लग रहे थे, 40,000 रुपए का एक इंजेक्शन था। कंपनीज को पता है कि लोगों के पास यदि ऑप्शन नहीं है तो रेट बढ़ाओ। हॉस्पिटल ने क्या किया कोविड पे, एबनॉर्मली रेट बढ़ाया है। सो पब्लिक यूटिलिटीज जो सर्विसेज है, बस और ये सब, ये लोग भी इलास्टिसिटी बेस्ड प्राइसिंग कर सकते हैं। जैसे अभी तुम देखो नासिक पूना, अच्छा कुछ समय पहले, मैं कब की बात है मुझे भी याद नहीं आ रहा है, मैं पूना से नासिक आ रहा था, तभी कोविड पूना पे पीक पे आ रहा था। तो उन लोगों ने कौन सी शिवशाही बस है ना, बाकी तो प्राइवेट तो चल ही नहीं रहे थे, शिवशाही बस, वो लोग क्या कर रहे थे, 40 सीटर है तो हाफ 20 में भेज रहे थे। और मेरा नसीब अच्छा था कि वो दिन के बाद ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था कि नो बसेस नाउ, इंटरसिटी भी नहीं। तो पब्लिक यूटिलिटीज जो होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मैं बेस्ट एग्जांपल पाकिस्तान का दूंगा इंडिया से ज्यादा, क्योंकि इंडिया में रेट आसानी से बढ़ाते नहीं है, पॉलिटिकली हल्ला होता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत इतनी डाउन है, अब उनको पता है। नाउ टेल मी, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड इलास्टिक है क्या इनइलास्टिक है तुम्हारे घर पे? इलास्टिक है क्या इनइलास्टिक है बताओ? इलास्टिक है। कैसे इलास्टिक है भाई? तू रेट बढ़ गया तो क्या इस्तेमाल कम कर देगा? तुझे फ्रिज के लिए लगना ही लगना है, रेट बढ़ेगा या घटेगा लगना ही है। इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड हाईली, मतलब देखा जाए तो इनइलास्टिक है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, उनको पता था लोगों को, तो अब चार्जिंग कहाँ करेगा फोन, लैपटॉप तो चार्ज बंद हो जाएगा, मतलब एक भी दिन पूरा बंद रहा तो हल्ला हो जाता है मार्केट में। तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ने 25% बढ़ा दिया इलेक्ट्रिसिटी का दाम, लोगों ने हल्ला किया। अब पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है तो उन्होंने क्या किया, किसी का सुना नहीं, 25%। और पेट्रोल भी उनका एक महीने में 20 या 30 रुपए बढ़ गया। नहीं, एक झटके में, क्योंकि उनका 14 डेज में रिवाइज होता है, 14 दिन 15 दिन में एक बार। पहले जो अपने देश में होता था, पहले अपने देश में महीने में एक बार पेट्रोल का दाम तय होता था, उसके बाद महीने में 2 बार। अभी तो हर रोज तय होता है अपने देश में इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से। पाकिस्तान में आई थिंक महीने में 2 बार होता है। उन्होंने एक साथ 15-20 रुपए बढ़ा दिया था। उनको पता था लोग हल्ला भी करे तो लोग पेट्रोल के बिना जी नहीं सकते।
तो पब्लिक यूटिलिटीज का जिसका डिमांड इनइलास्टिक है वो लोग रेट बढ़ा देते हैं, हालांकि इंडिया में थोड़ा पॉलिटिकल हो जाता है। और जो इलास्टिक है जैसे बस की रेट कम कर दिया। शिवशाही का सक्सेस क्यों है पता है? वो प्राइवेट, जब तुम्हारे जो इंडानी ट्रेवल्स है वो कुछ 700-800 रुपए लेते हैं, वही शिवशाही 450 से आता है। उन लोग को पता है, शिवशाही पता है बस पूना टू नासिक, हाँ सर शिवशाही पता बस है। का नाम सुना है? वो उसका सक्सेस बहुत ज्यादा है, और सक्सेस का एक ही कारण है, पूना टू नासिक बहुत सारे टूरिस्ट रहते हैं, ट्रेवलर्स रहते हैं, और इसका प्राइवेट लोगों ने बहुत फायदा उठाया बहुत साल। और उस समय शिवशाही से पहले एशियाड नाम था बस का, तुमने सुना होगा, एक लाल डब्बा था, थोड़ा लग्जरी एशियाड था, लेकिन एशियाड पर मतलब कंफर्टेबल इतना नहीं था। शिवशाही ने क्या किया, जो प्राइवेट बसेस जैसे रहते ना, मर्सिडीज टाइप बस, वैसे एकदम लग्जरी बस बनाया। और जो प्राइवेट नासिक पूना का 600 800 1000 सीजन के हिसाब से रखते थे, उन्होंने 400 रुपया रखा। शिवशाही कभी भी तुम जाओगे ना तुमको लगभग फुल मिलेगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, लोग देखा इलास्टिसिटी, रेट कम है तो डिमांड बढ़ गया, ठीक है ना। तो इलास्टिसिटी के हिसाब से उन्होंने प्राइसिंग रखा, डिमांड अच्छा खासा है, प्राइस सेंसिटिव है नासिक पूना। अच्छा, ट्रेन सवेरे 7 बजे जाती है, 1:30 बजे पहुंचाती है। अभी बजट में प्लान हुआ था नासिक पूना डायरेक्ट ट्रेन, तो लेकिन उसको 2-4 साल लगेगा। तो नासिक से जो ट्रेन जाती है वो वाया करजत होके पुणे जाती है। सो 7 बजे जो बैठी शुरू किया तुमने, तुम पहुंचोगे 1 बजे, मतलब 6 to 7 8 आवर्स लगता है। बस अभी तो रास्ते भी अच्छे कर दिए, मुझे लगता है 5 घंटे में भी तुम बस में पहुंच सकते हो पुणे। तो शिवशाही का सक्सेस इसके वजह से है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, सबको ये 7 पॉइंट समझ में आ गया, यस और नो? सबको समझ में आ गया 7 पॉइंट्स? यस। अभी हम क्या करते हैं, अभी इसका एक शॉर्ट में स्टोरी बनाते हैं। स्टोरी में कुछ खास नहीं है, जीएसटी। अभी मोनोपोलिस्ट मनमानी रेट में गुड्स बेच रहा था, ठीक है, ऐसा सोचो, कोई मोनोपोलिस्ट था, मनमानी रेट में वो गुड्स बेच रहा था। ये देखकर गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया, नया टैक्स जीएसटी लगा दिया, ठीक है, जिसकी वजह से बिजनेसमैन शॉक हो गए। एक मोनोपोलिस्ट था जो मनमानी रेट से तुम कोविड वैक्सीन का सोचो ना, एक मोनोपोलिस्ट था जो मनमानी रेट से कोविड वैक्सीन बेच रहा था। ये देखकर गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया, तो बिजनेसमैन शॉक हो गए। और ये पॉइंट्स का मैंने थोड़ा शिफ्ट किया है, तुम पॉइंट्स ऊपर नीचे कर सकते हो। और पब्लिक में जो लेबर लोग वेजेस के लिए काम करते थे, वो इंडिया छोड़कर इंटरनेशनल चले गए, क्योंकि उनका नौकरी चला गया, गुड्स ज्यादा बिका नहीं। सो बोलने का तात्पर्य है, एक मोनोपोलिस्ट है जो मनमानी रेट से गुड्स बेचता था दाम में, तो गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया, टैक्स जीएसटी लगा दिया, जिसकी वजह से बिजनेसमैन शॉक हो गए, डिमांड कम हो गया उनका। सो पब्लिक के जो लोग काम करते थे उनका वेजेस कम हो गया। ये देखकर उन लोग इंडिया छोड़कर दुबई चले गए। वैसे तो साउथ इंडियंस दुबई में काफी जाते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अपना कुछ उनके, आई थिंक हर्ष के पेरेंट्स शायद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और बहुत सारे पंजाबीज कनाडा में जाते हैं। तो ये तुम्हारा स्टोरी था।